हेलो स्टूडेंट्स, तो न्यू लेक्चर के साथ एक बार फिर से एम कुमार सर आप लोगों की सेवा में। और स्टूडेंट्स, आज जो है पिछले लेक्चर में आर्हेनियस इक्वेशन बताए थे आप लोगों को, नहीं कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, उसको डेरिवेशन करके आपको फॉर्मूला भी डिराइव किए थे पिछले क्लास में। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि लॉग के इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 आर 1/t प्लस लॉग ए, आपको ये एक फार्मूला आया था पिछले क्लास में। उसके बाद एक फार्मूला और डिराइव किए थे, बोले थे कि अगर दो रेट कांस्टेंट हो और दो टेम्परेचर हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर 1 है और रेट कांस्टेंट 1 है, लेकिन दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट अगर दिया है और आपसे पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी बताइए, तो उस केस में आपको बताया गया था log K2 बाई K1 इक्वल टू आपको बताए थे ये बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो आज के क्लास में न्यूमेरिकल्स होगा आर्हेनियस इक्वेशन पर। और एक बात है कि आप लोगों को लॉग टेबल आना चाहिए देखने, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल, ये आपको वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास पार्ट 1 है जिसमें केमिकल काइनेटिक्स दिया हुआ है, तो उसमें देखिएगा लास्ट में, उस बुक के लास्ट में लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दिया हुआ है। अगर आप वो देखना पड़ता है, वो वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं, वो देखने के लिए आपको दिया हुआ है कि अगर ये एंटी लॉग और लॉग कैसे निकाला जाता है, ये जानने के लिए आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको लॉग और एंटी लॉग में दिक्कत है तो कृपया कमेंट में करेंगे कि लॉग और एंटी लॉग पर एक भी लेक्चर डाला जाए। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैसे देखा जाता है आपको एक वीडियो जरूर अपलोड किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को देखने आता है या पता है कि log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 16 का वैल्यू अगर आपको आता है निकालने, तब तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में अगर आपको लॉग और एंटी लॉग नहीं आ रहा है निकालने, तो आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा नहीं। क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां पर सभी जगह k का वैल्यू अगर क्वेश्चन देगा, मान लीजिए k का वैल्यू 4 है, तो यहां 4 तो रखेंगे, तो log 4 का वैल्यू आपको आना चाहिए। अगर log 4 का वैल्यू देखने नहीं आएगा तो फिर के आपके लिए जो आगे का रास्ता बंद हो जाएगा। जो बात हो क्लियर हो जाएगी, समझे? तो आइए देखते हैं, कमेंट आप लोग करेंगे। तो अगर ज्यादा कमेंट लोग करेंगे कि सर एंटी लॉग और लॉग बता दीजिए कैसे देखा जाता है, तो बता देंगे आपको। अगर आपको पता होगा तो कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए आते हैं क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है ये आर्हेनियस इक्वेशन। यही दो इक्वेशन पर आज क्वेश्चन हम करेंगे। पहले, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन इज 2.418 इंटू 10 का पावर -5 पर सेकेंड एट 546 केल्विन। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 केल्विन ये किलो जूल पर मोल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर मतलब आर्हेनियस कांस्टेंट बोले थे। देखिए भाई लोग, अगर आप लोग इतना सीरियस नहीं है, मतलब लेक्चर को ध्यान से नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर मेरा गलती नहीं है, आपका गलती है। आप अपने लिए खतरा को मोड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं दुनिया में कुछ करना तो पूरा लेक्चर को देखिए। अब ये नहीं, बहुत लोग तो 2 मिनट 4 मिनट देख रहे हैं उसके बाद स्टॉप कर दें। देखिए, आप अपना लीजिएगा, मेरा क्या लीजिएगा? मेरा जो काम है वो करेंगे हम, समझे? आपका काम है देखना और नहीं देखना। क्या समझ रहे हैं कि आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ाई कर सकते हैं क्या डेली? 1 घंटा तो यार केमिस्ट्री पर दो टाइम, चाहते हैं तो कुछ करना।
हाँ, कितना घंटा का लेक्चर होता है? मैक्सिमम 50, 60, 55 का। उतना में भी लोग कहते हैं कि सर थोड़ा टाइमिंग कम कीजिए वीडियो का, अपने लेक्चर का। आप क्या टाइमिंग कम किया जाए? आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं क्या एक दिन में? बात सही है ना? तो आइए देखिए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि एक पूछा हुआ है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन इज इतना। रेट कांस्टेंट यानी कि के का वैल्यू, तो के का वैल्यू यहां रख देंगे। टेम्परेचर देखिए 546 केल्विन, टेम्परेचर यहां रख देंगे। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना किलो जूल, देख लो एनर्जी किस में दिया है? किलो जूल में दिया है, तो इसको आप रखेंगे यहां पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एनर्जी जो है किस में? जूल में, क्योंकि आर का वैल्यू बताइए, जूल में बताए थे ना आप लोगों को, कितना बताए थे? 8.314 इतना बताए थे जूल। आर का वैल्यू बोले थे आपको पिछला लेक्चर में कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में पूछेगा तो आप आर का वैल्यू जूल वाला रखेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में पूछेगा तो आर का वैल्यू कैलोरी में रखेंगे, और कैलोरी में बोले थे आर का वैल्यू 2 होता है। क्लियर है? आइए चलते हैं हम इसी 2 पर, पहले ये है, इसी पर वो बनेगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से स्टार्ट हम लेंगे, लॉग के इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 आर 1/t प्लस बोलो लॉग ए। क्लियर है? चलिए यहां पर आइए, लॉग के का वैल्यू दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू 2.418 इंटू 10 का पावर -5 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, दिया हुआ है। हाँ दिया, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इतना, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ है, तो यहां रखिए, ध्यान देते रहिएगा, माइनस लगा हुआ है यहां पर 179.9 किलो जूल में है, बाई बोलिए 2.303 आर का वैल्यू। तो जब ये एक्टिवेशन एनर्जी जूल में दिया है तो आर का वैल्यू जूल वाला ही रखिएगा, समझ रहे हो? तो जूल में बोलो कितना? 8.314। क्लियर है? जूल में ये होता है। लेकिन हमको ये बताओ कि एक्टिवेशन जी क्या जूल में दिया है? किस में दिया है? किलो जूल में। तो जब किलो जूल में दिया है तो आपके पास एक ऑप्शन है, इसको आप बदल दीजिए जूल में, और नहीं तो आर का वैल्यू जो 8.314 जूल होता है इसको आप बदल दीजिए किलो जूल में। मतलब कि इसको जब ये किलो जूल में है तो इसको भी बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए किलो जूल में। अगर ये जूल में लिए हैं तो फिर इसको बदल दीजिए किसमें? जूल में। और जूल में करने के लिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इतना ही होगा ना? क्लियर? अब ये जूल में हो गया और ये भी जूल में हो गया। इसके बाद देखो टी का वैल्यू बोलो 1 कितना दिया है? टेम्परेचर बोलो, टेम्परेचर कितना दिया है? 546, सही है। और प्लस क्या होगा? तो प्लस होगा लॉग ए। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलो देखो, दिखाई शायद नहीं दे रहा है। ये 8.314 ये हो गया 1/546, और यहां पर बोलिए प्लस क्या होगा? लॉग ए। क्लियर? चलिए देखिए, अब आपको लॉग का वैल्यू देखने आना चाहिए। वही ना बोल रहे हैं, इस चैप्टर में अगर आपको लॉग और एंटी लॉग नहीं आएगा तो काम खत्म। अब लॉग इतना का वैल्यू आपको देखने आना चाहिए। अगर आपको लॉग का वैल्यू देखने नहीं आ रहा है तो फिर भाई आपको दिक्कत होगा। जो बात है वो क्लियर बोल दे रहे हैं। तो लॉग इतना का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो देखिए ये आएगा -4.6
6184 आएगा। हमको पता है, आप लोग निकाल के बताएंगे तब ना पता चलेगा, टाइम लगेगा नहीं के बताने में ना। इसके बाद देखिए, अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरे का कैलकुलेशन, तो ये पूरे का कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर भी माइनस लगा हुआ है, ये आएगा -17.21, ठीक है। प्लस बोलो log a आपसे पूछा हुआ है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए ही तो पूछा है, समझ रहे हो। तो log a, अब इसको जो है इस साइड लाइए, तो इस साइड लाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, log a इक्वल टू, इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा ना, -4.6184, सही है। अब आप इसको माइनस कीजिए, 17.21, ये 6184, ठीक है, और ये 4 है, माइनस करेंगे 10 में से 4 गया, कितना आएगा 6, ये 9 1, सही है ना, ये 0, फिर ये 10 कितना 9, इसके बाद ये कितना आएगा 11, 5 पॉइंट, ये हो गया 6 में से 4 गया, कितना आएगा 2 और ये 1, सही है। ये आपका आएगा 12.5916, क्या कोई दिक्कत है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूछा हुआ है ना, तो ध्यान दीजिए, ए पूछा है तो ए, अब ये लॉग उस साइड जाएगा ना तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। भाई लोग, आप लोगों को दिक्कत होगा, आप लोगों को दिक्कत होगा, लॉग को उस साइड ले चलिए, तभी तो आपको ए पूछा है ना वहां पर, तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग में, ये होगा एंटी लॉग 12.5916, ठीक है। अब एंटी लॉग टेबल में, समझ रहे हो, एंटी लॉग टेबल में आपको ये वैल्यू देखने आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा एक बात कि अगर जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन हो, जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन हो, तो आपको लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन 12th का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, 12th बोर्ड का, तो मैक्सिमम चांस है कि लॉग और एंटी लॉग का वैल्यू नहीं देगा। कहेंगे सर तब कैसे होगा सर, क्या कोई ऐसा ट्रिक है क्या जिसे हम याद कर सकते हैं, आप बताएंगे, बताएंगे जी, इजी रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, देखो पॉइंट के जो इस साइड रहता है ना, पॉइंट के इस साइड उसको 10 का पावर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे पॉइंट के इधर कितना है 12 है, तो पहले आंख बंद करके क्या लिखना है 10 का पावर 12 इनटू करना है, और फिर आप देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, आपको बोल रहे हैं एनसीईआरटी बुक में एंटी लॉगरिथम और लॉगरिथम दिया हुआ है लास्ट में, पार्ट 1 के लास्ट में दिया हुआ है बुक के, वहां आपको देखना पड़ेगा। अब इतना एंटी लॉग का वैल्यू देखिएगा, देखने के बाद आपको पता नहीं, हमको पता है इतना आएगा सेकेंड इनवर्स, समझे। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप इसको अच्छा से पढ़ करके समझिए, बिना समझे मत बनाने लगना, पहले समझो क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। अभी ये स्टार्टिंग ना है, स्टार्टिंग में थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, समझे। अब बार बार उसी क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पहले क्वेश्चन को आप अच्छा से समझिए, क्या दिया है क्या नहीं दिया और क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, समझे। आइए चलते हैं, हम आपको समझा रहे हैं क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इन कैलोरी पर मोल, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछा हुआ है किसमें, कैलोरी पर मोल में। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इफ द रेट कांस्टेंट of the reaction becomes double when the temperature change from 290 Kelvin to 300 Kelvin। देखिए यहां पर टेम्परेचर 2 दे दिया, कह रहा है कि 290 केल्विन से 300 केल्विन टेम्परेचर करने पर रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, यानी कि 2 रेट कांस्टेंट
दो टेम्परेचर, और पूछा है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तुरंत आपके माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए कि आपको बताया गया है कि दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट अगर दिया रहता है तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये बताया गया था, R 1/T1 माइनस 1/T2। याद आ रहा है कुछ? ध्यान देना एक बात, कह रहा है कि जब टेम्परेचर 290 से 300 केल्विन कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल। रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, यानी अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, जब ये 8 है तो इसका डबल ये 16 हो जाएगा, जब ये 10 है तो ये 20 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, समझा? जब इसके ये डबल है तो दोनों का रेशियो कितना, 2। बस खत्म हो गया। जब इतना आपको पता है तो खत्म। यहां पर क्या लिखेंगे, log 2, इसका रेशियो 2 आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है 2.303। देखो जब ये पूछा हुआ है कैलोरी में तो R का वैल्यू कैलोरी में रखिएगा, समझ रहे हो? बोलो R का वैल्यू कैलोरी में कितना, 2 होता है। इसके बाद देखो 1/T1, देखिए T1 दिया है 290 केल्विन माइनस 1/T2 बोलिए 300 केल्विन। देखो जी एकदम समझ में आएगा, माइंड तो ध्यान दो यहां पर। बोलो log 2 का वैल्यू आपको भाई आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कृपया कमेंट करेंगे कि सर log और एंटी log बताइए, नहीं कमेंट करेंगे, नहीं बताएंगे, इसका मतलब मान लेंगे कि आपको आता है। ठीक, चलिए log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू 301 होगा। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पूछा हुआ है, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 4.606, सही है। इसके बाद देखो ये आप एलसीएम लेंगे 3, 9, तो आप एलसीएम अगर लेते हैं तो ये आएगा 2, 3, 9, 7, 3, 6, 6 एंड 2 कितना, 8। इसके बाद देखो 2 यहाँ 1 यहाँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं रे क्या जी, समझे? ऊपर में बोलिए क्या आएगा, आपको आता है ना सब करने, एलसीएम भी नहीं आता है क्या? इतना तो वीक है पढ़ाई में, तो फिर जाकर सीख लीजिए, 1 में फिर से पढ़िए। 301 एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपसे, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आपसे पूछा गया है 4.606। ये आप करेंगे तो क्या आएगा 10/8, सही है। दिस खत्म। बोलिए डायरेक्ट हम कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू, बोलो 0.301 इंटू 4.606 इंटू 8700, सही है। इसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर कैलोरी में आएगा 12,061.7 कैलोरी पर मोल, समझे? तो कैलोरी पर मोल में आपका ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस 2009 का है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। और आप लोग को लगता होगा कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत लॉन्ग है सर, जैसे हम लोग इंडियन है ना, तो इंडियन क्या करते हैं, ये लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन ये कैसे सर, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है सर, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, और देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, यही है ये एडवांस का क्वेश्चन जो है, इतना ना उसमें अरेंजमेंट कर देता है, इतना आपको सजा कर देता है ना कि आप लोग तो बस बैठेंगे और देखते हैं कि इतना क्वेश्चन, ये तो लॉन्ग है क्वेश्चन, इस सीधा पढ़ता भी नहीं है, सब छोड़ देता है। और देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल इजी है। कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कन्वर्ट कर रहा है पी में, द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट वाज फाउंड टू द इक्वेशन दिस। मतलब ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में। क्लियर?
फिर करेंगे द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए रिस्पेक्टिवली आर। आपसे पूछा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी और पूछा है और प्री एक्सपोनेंशियल पूछा हुआ है और ऑप्शन आपको दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है। बताइए ओरिजिनल इक्वेशन तो आपको पता है ना? नहीं पता है? पता है, पता है ओरिजिनल इक्वेशन। तो आप जानते हो या नहीं जानते हो? क्या लिखना है बोलो ना। एज वी नो डैट, ना समझे? क्या आप जानते हैं जी? तो सर यही जानते हैं कि log k इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर 1/t प्लस log a होता है। सर यही तो जानते हैं, तो यही जानना है। अब देखो log k इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब देखो log k इक्वल टू दिस, मतलब कि इस पूरे के जगह पर ये दिया हुआ है, log a के जगह पर ये दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, log a इक्वल टू लिखेंगे इतना और फिर आप log को उस साइड लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा एंटी log, और एंटी log उतना का वैल्यू देख देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, a की पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसके जगह पर आपको ये दिया है, तो हमको क्या करना है कि इसको इक्वल कर देना है। ध्यान देते रहना, लिखेंगे यहां पर माइनस ए बाई 2.303 आर 1/t। इस पूरे के जगह पर क्या दिया हुआ है? माइनस 2000/t। तो ये t और t तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, माइनस और माइनस भी खत्म हो गया। डायरेक्ट हम यहां से निकाल रहे हैं ई ए। तो बोलो ई ए इक्वल टू क्या होगा? 2.303। अब आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू निकालने के लिए पहले ध्यान देना कि ऑप्शन में दिया है किसमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसमें दिया हुआ है? किलो जूल में, मतलब जूल में दिया है ना। तो आर का वैल्यू जो है यहां पर रखिएगा जूल वाला, समझ रहे हो? तो आर का वैल्यू जूल में बोलो 8.314, सही है। और इनटू क्या करेंगे? 2000 करेंगे। क्लियर? अब ध्यान दो, ये जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आएगा ये किस में रखे हैं? जूल में रखे हैं। तो आपका जो ये आंसर आएगा ना वह जूल में आएगा। एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगा? जूल में। लेकिन बताइए कि आंसर में किस में दिया हुआ है? किलो जूल में दिया है नहीं। तो अगर किलो जूल में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक्टिवेशन एनर्जी का ऑप्शन दिया हुआ है किलो जूल में। क्लियर है? ये खत्म हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर लेंगे, करने के बाद आपको आएगा 38.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आएगा। अब आपको क्या निकालना है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालने के लिए क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को निकालने के लिए देखिए, आपको log a के जगह पर बोलो क्या दिया था? तो log a इक्वल टू दिया था, ये दिया था इसमें ना। हम आपको बोले हैं कि a को log को उस साइड ले जाइए, क्योंकि हमको a पूछा है, तो log को उधर ले जाना पड़ेगा। तो ये किस में हो जाएगा? तो ये एंटी log में हो जाएगा। क्लियर है? और आपको बोले हैं कि एंटी log का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। पॉइंट के जो इस साइड रहता है ना उसको 10 का पावर लिखा जाता है, आंख बंद करके, समझे? इनटू दीजिएगा और पॉइंट 0 का एंटी लॉग टेबल आपको देखने आना चाहिए। तो पॉइंट 0 का एंटी लॉग में देखेंगे तो इसका वैल्यू 1 आता है। और एक बात और समझ लीजिए, इजी एकदम बता देते हैं आपको। मान लीजिए सपोज दैट कि आपको एंटी लॉग नहीं आता है, ठीक? तो ध्यान देना, लॉग और एंटी लॉग
एक दूसरे का उल्टा होता है। मतलब कहने का कि आपको याद है log 1 का वैल्यू, log 1 का वैल्यू 0, तो एंटी log 0 का वैल्यू 1 होगा। देखो log 10 का वैल्यू कितना होता है, log 10 का वैल्यू 1, तो एंटी log 1 का वैल्यू 10 आएगा, एक दूसरा का उल्टा, समझे। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है तो एंटी log 0 का वैल्यू 1 होगा। इतना आपको आंसर आ गया। सेकेंड इनवर्स ये देख लीजिएगा, ये आपको आंसर में दिया हुआ है डी नंबर, बस खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या क्लियर है? तो आर्हेनियस इक्वेशन पर जितना भी न्यूमेरिकल्स था वो मैक्सिमम अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3 करा दिए, बाकी आप लोग जो है अपने सिर्फ घर पर बनाएंगे, ठीक है। तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी आपको न्यूमेरिकल्स बताया गया आज समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चल रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक। चलिए तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या लिखेंगे बोलो? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे? और इसमें एक वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड? तो टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझे? बोलो ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको म्यू से या कुछ लोग एक से डिनोट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, ध्यान देना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट दो रेट कांस्टेंट का रेशियो है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर। क्या है टेम्परेचर कोएफिशिएंट? तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ना वह दो रेट कांस्टेंट का रेशियो है दो डिफरेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर में डिफरेंस कितना का होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का ही होना चाहिए। मतलब कि एक रेट कांस्टेंट अगर 50 पर निकाल रहे हैं तो दूसरा जो रेट कांस्टेंट है वो 60 पर होना चाहिए, तब दोनों के रेशियो को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहेंगे। अब ये नहीं कि एक निकाल दिए 60 पर या एक निकाल दिए 100 पर, तब दोनों के रेट कांस्टेंट को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं कहेंगे। टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन का ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप एक निकाल रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर तो दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, समझ रहे हो बात ना? तब दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सही है। जैसे एक रेट कांस्टेंट आप निकाल रहे हैं T डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, तो जो दूसरा रेट कांस्टेंट है वह होना चाहिए T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तब दोनों के रेशियो को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है तो यहां पर लिखिए इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर इज डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन। आया समझ में? तब दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोलेंगे। ध्यान देना, एक रेट कांस्टेंट T पर और दूसरा T प्लस 10 पर निकाला गया तो दोनों का रेशियो को क्या बोलेंगे हम? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ध्यान देना, इसका वैल्यू जो देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया कि जब दो रेट कांस्टेंट और दोनों 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन पर अगर निकाला गया डिफरेंस पर,
तो देखा गया कि उसका रेशियो जो है वह 2 से 3 के बीच में आ रहा था, हमेशा, और हमेशा आएगा 2-3 के बीच में आ रहा था, समझ रहे हो। और ध्यान देना, जब एक्सपेरिमेंट किया गया ना तो देखा गया कि जो रेट कांस्टेंट का रेशियो आ रहा था वहीं रिएक्शन के रेट का भी आ रहा था। कहने का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर निकालेंगे एक T डिग्री सेल्सियस पर और एक T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखा गया कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का जो वैल्यू है ना वह 2-3 के बीच ही में आ रहा था, समझ रहे हो। जैसे देखो, समझ लो, कह देगा आपसे कि ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम करा रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो रिएक्शन का जो रेट है वह देखते हैं ना, 1 मोल पर लीटर पर केल्विन है। जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया गया, A कन्वर्ट कर रहा है B में, अब कहेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस पर रेट बताइए, तो लगभग दोगुना आएगा। देख लो क्या कह रहा है कि अगर रेट एक T पर निकालो और एक T प्लस 10 पर निकालो तो दोनों का जो रेशियो है ना वो 2-3 के बीच में, यानी कि लगभग 2। ध्यान दीजिएगा, हम अभी तो बोल दे रहे हैं कि 2-3 के बीच में ही आएगा, लेकिन ध्यान देना, एक बात आप लोग याद ही कर लीजिए कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वह 2 होता है, हमेशा डबल, हमेशा डबल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक ये रिएक्शन 20 पर है, 30 पर बताइए, तो इसके डबल हो जाएगा रेट उसका, इसके इस रिएक्शन के डबल होगा इस रिएक्शन का रेट, मतलब ये 1 ना तो इसका 2 हो जाएगा, 2 मोल पर लीटर पर केल्विन इसका रेट इस रिएक्शन का 30 पर। 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। आ रहा है समझ में? ये आपको दिया हुआ है 2 से 3 वैल्यू इसका होता है, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। क्यों इसको आप छोड़ेंगे, इसको भी खत्म कीजिए। यहां पर इफ टेम्परेचर इज डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, देन rate of reaction becomes nearly double, समझ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डबल हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम चल रहे हैं, अब एक इसी पर छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है? तो आइए हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल में। चल देखिए, ये न्यूमेरिकल देखिए, बताया आपको सेम टू सेम उसी के जैसा है। आइए देखिए, कह रहा है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर राइज करते हैं तो केमिकल रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, ठीक है? फिर कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाई अबाउट एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को 10 से 90 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, कोई रिएक्शन है उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर कराया जा रहा है और फिर उसी रिएक्शन को 90 डिग्री सेल्सियस पर कराया जा रहा है, तो कह रहा है कि बताइए उस रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स ले इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको बता दिया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप डिफर करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डबल हो जाता है। आइए देखिए, यहां पर 10 से 90 करने पर कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स ले इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर हम लेते हैं टेम्परेचर और यहां पर हम लेते हैं रेट। टेम्परेचर कह रहा है कि 10 से स्टार्ट करना है, चलिए 10, तो मान लेते हैं रिएक्शन का जो रेट है वह 10 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है। कोई दिक्कत है? जब हम करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो देखो कितना का डिफरेंस है,
10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर को करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। तो डबल कीजिए यार, है ना, तो 20 पर क्या होगा, इसके डबल होगा 2R। अब बताइए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना का डिफरेंस है, 10 का, तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब कि इसका 30 डिग्री सेल्सियस पर 4R उसका रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कुछ है नहीं? अच्छा आ रहा है। चलिए 40 डिग्री सेल्सियस बोलो, 10 का डिफरेंस था, इसका रेट डबल हो जाता है 8R। आ रहा है जी, बोलो ना। ये कितना 60R, चलो 60 डिग्री सेल्सियस कितना 30R, देख लो देख लो देख लो देख लो। 20 डिग्री सेल्सियस बोलो, इसका डबल देखो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, तो रेट डबल हो जाता है यानी कि 64R। और बोलो 80 डिग्री सेल्सियस पर कितना 128R एंड 90 डिग्री सेल्सियस पर कितना, इसके डबल इतना। मतलब यही आपका आंसर होगा। कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर को 10 से 90 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो उस रिएक्शन का रेट 256 गुना क्या होगा, 256 टाइम्स ले इंक्रीज कर जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। चलिए एक ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाएंगे, यही ना। आइए ट्रिक जल्दी देखिए, तो जल्दी से देखो इस रिएक्शन को ट्रिक के द्वारा आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि भाई कब तक हम ये सिस्टम लगाएंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा आप लोग याद रखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट का पावर डेल्टा T बाई 10 याद रहेगा। ये दो रेट कांस्टेंट है, एक 10 पर हो गया और एक 90 पर हो गया। ये हो गया R2 इक्वल टू R1। बोलो, आपको बोले थे याद करने के लिए कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या याद कर लो, 2 होता है डबल। तो इसको 2 कर लो, डेल्टा T, तो डेल्टा T कितना था 10 और 90, समझ में आ रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस, तो 90 और 10 डिफरेंस कितना है, तो डेल्टा T हम निकालेंगे 80 बाई हो गया 10, ये खत्म। बोलो ये कितना 2 का पावर 8 यानी कि 256। कहने का मतलब कि R2 जो है ना वह 256 R1 आएगा। क्लियर? क्या कोई बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी देखिए। चलो देखिए ये क्वेश्चन देखिए जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है वो जेई मेन का है। ये क्वेश्चन कहाँ का है बोलो ना। हाँ, जेई मेन 2K11 2011 का, ठीक है। आइए क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं, एकदम आप बना देंगे। देखिए क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर। वही तो आपको बार बार बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन में बात वही कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, डबल हो जाता है। फिर कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 50 डिग्री सेल्सियस। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जेई मेन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। कह रहा है कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से रेज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय अबाउट। तब कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स ले इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान देना यहां पर, इस वर्ड को अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन बना देंगे। रेज्ड बाई 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस से रेज कर देना है। तो रेज करने का मतलब बढ़ा देना। जैसे मान लो कि पहले 10 था तो 50 डिग्री सेल्सियस रेज कर दो तो कितना होगा, 60 होगा। तो बताओ तो दोनों का डिफरेंस कितना, 50 आएगा ना। आ रहा समझ में? मान लो कि पहले 20 था तो कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस से रेज कर दो, तो 50 डिग्री सेल्सियस रेज कर देंगे तो कितना होगा, 70 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। मेरा कहने का मतलब ये है कि डेल्टा टी का वैल्यू इस बार आपको दिया हुआ है 50, ये डेल्टा टी का ही वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ही दे दिया है। समझ रहे बात जो बोल रहे हैं हमें? बस इतना जब समझ गए तो आप
महान है। और आइए आपका क्वेश्चन देखिए खत्म। R2/R1 इक्वल टू म्यू का पावर आपको क्या बताया गया, डेल्टा T/10, और बोले थे म्यू का वैल्यू हमेशा याद रखेंगे 2। ऐसे 2 से 3 के बीच में आता है तो 2 ही याद रखो हमेशा, सभी न्यूमेरिकल में 2 याद रखो, समझ रहे हो। चलो 2 का पावर देखो, ये डेल्टा T का वैल्यू दिया हुआ है 50/10 यानी 2 का पावर 5, बोलो कितना आएगा, 32 आएगा। इतना टाइम्स ऑप्शन नंबर सी आपका सही था, समझ रहे हैं। चलिए तो हम आज के क्वेश्चन, ये आज क्लास में यहीं पे ब्रेक लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन मेरा सब खत्म। अगले टॉपिक में आप लोगों को अगले लेक्चर में इंटर करेंगे। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।